नमस्कार दर्शक मित्रों, फोकल पॉइंट बाय अजय उमट में फिर एक बार आपका स्वागत है। गुजरात में चुनावी ब्यूगुल बज चुका है, तो क्या होगा, परिवर्तन या पुनरावर्तन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित भाई की होम पिच गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नर्वस 90 यानी कि 99 सीट पे आउट हो गई थी, तो इस बार क्या 150 सीट्स लाके माधव सिंह सोलंकी का 149 सीट्स का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? केजरीवाल जो गुजरात में आ रहे हैं, थर्ड फ्रंट को वैसे गुजरात में बहुत सफलता आज तक नहीं मिली, तो क्या केजरीवाल कुछ कमाल कर पाएंगे या उनकी आम आदमी पार्टी गोवा और उत्तराखंड की तरह सिर्फ वोट कटुआ पार्टी पुरवार होगी? और गुजरात में पहली बार गांधी परिवार और अहमद भाई पटेल के बिना चुनाव में कुछ कमाल दिखाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाएगी? इन सभी इश्यूज के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रामाणिक पत्रकारित्व के मेरे इस प्रोजेक्ट को आपसे प्रोत्साहन प्राप्त होगा। धन्यवाद। दोस्तों, जब गुजरात के चुनाव की चर्चा करते हैं आज की तारीख में, तो 3 फैक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्टर है ए, बी और सी। ए का मतलब है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी गुजरात में आई जरूर है, लेकिन मैं आपको गुजरात का एक राजकीय इतिहास बता दूं तो गुजरात के राजकीय इतिहास में 3 बड़े कदावर मुख्यमंत्री यहाँ हुए। चिमनभाई पटेल जो पाटीदार कम्युनिटी के बहुत बड़े कदावर नेता थे, और उन्होंने गुजरात में पाटीदार का एक जज्बा जो है उसको एस्टैब्लिश किया था। और एक ऐसे नेता कि जिन्होंने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के सामने लोहा लेना पसंद किया था, और इंदिरा गांधी के सामने बगावत करके कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और अपना किसान मजदूर लोक पक्ष बनाया था। वो चिमनभाई पटेल जो मुख्यमंत्री थे, और गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के बारे में लोग उनको जानते हैं, वो चिमनभाई पटेल ने जब किसान मजदूर लोक पक्ष यानी किसान को, श्रमिकों को साथ में रख के जो पार्टी बनाई, तो उनको चुनाव में सफलता बिल्कुल नहीं मिली थी, बल्कि वो खुद पावी जैतपुर में मोहन सिंह राठवा जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बिल्कुल यंग चेहरा, उनके सामने चुनाव हार गए थे। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला, आप जानते हो कि क्षत्रिय कम्युनिटी के बहुत बड़े कदावर नेता, वो शंकर सिंह वाघेला जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से राम राम करके उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, और तब उनको केंद्र सरकार से, कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से काफ़ी कुछ सपोर्ट भी मिल रहा था, और तब उन्होंने जब गुजरात में एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो उनको सिर्फ 4 सीट मिली थी, जबकि वो सत्ता में थे, और उनके बाद उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, फिर भी उनको सिर्फ 4 सीट मिली थी। उसके बाद आ जाते हैं केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल इतने बड़े नेता जिनको पटेल लोग बापा कह के बुलाते थे। गुजरात में बापा किसी को कहना मतलब बहुत रिस्पेक्ट वाली बात होती है। तो पूरे पटेल समुदाय के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उसके सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बने थे। वो केशुभाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर जब अपनी खुद की पार्टी बनाई तो उनको सिर्फ 2 सीट मिली थी। केशुभाई पटेल खुद एक चुनाव जीते थे, और अमरेली में उनका एक साथी चुनाव जीता था। कहने का तात्पर्य यह है कि गुजरात में आज तक तीसरा फ्रंट जो है उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। अब इस बैकग्राउंड में इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है, और मैं मानता हूं कि लोकशाही में किसी भी स्टेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल के सामने चैलेंजेस क्या है? अब एक कहावत है ना हिंदी में कि सर मुंडाते ही पड़ गए ओले। केजरीवाल की हालत ऐसी हुई है, एक तरफ हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, दूसरी तरफ गुजरात में चुनाव है, और गुजरात में चुनावी ब्यूगल बजा, और जिस दिन केजरीवाल ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्री का चेहरा इसुदान गढ़वी के रूप में, जो एक पहले हमारी बिरादरी के टीवी एंकर भी रह चुके हैं, काफ़ी लोकप्रिय एंकर थे, और मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर पत्रकार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको पेश करती है तो इसुदान भाई गढ़वी को कहा गया कि भाई ये टीवी एंकर थे और अब गुजरात में आम आदमी पार्टी का एंकरिंग करेंगे।
उसी दिन दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव जो हैं वो भी 4 तारीख और 7 दिसंबर को होने वाले हैं। तो अब केजरीवाल दिल्ली का मोर्चा संभालेंगे या गुजरात में ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, वो तो उनको खुद को डिसाइड करना है। लेकिन केजरीवाल के लिए चैलेंजेस गुजरात में क्या क्या है, एक तो ईसुदान भाई का नाम डिक्लेयर करने के साथ ही राजकोट के एक बड़े नेता इंद्रनील राज्यगुरु, उन्होंने नाराज होकर आम आदमी पार्टी को छोड़ दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में घर वापसी कर ली और फिर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मुझे लगता है कि केजरीवाल के लिए ये एलिगेशन जो है बहुत बड़ा सेटबैक होगा। दूसरा जो है, केजरीवाल जी को चुनाव लड़ने का जो एक एक्सपीरियंस है, या जो दो स्टेट्स उन्होंने जीती है जैसे कि दिल्ली और पंजाब, तो दिल्ली और पंजाब में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी हाई थी। दिल्ली में तो कोई कास्ट फैक्टर था ही नहीं। पंजाब में भी आप देखें तो दिल्ली के वोटर्स की संख्या 1.46 करोड़ है और वहाँ सीट्स जो थी वो तकरीबन 70 सीट्स हैं। पंजाब में 2.14 करोड़ वोटर्स हैं और 117 सीट्स हैं। जबकि गुजरात एक बहुत बड़ा स्टेट है कंपेयर टू दिल्ली एंड पंजाब। यहाँ पे 4.91 करोड़ वोटर्स हैं एंड 182 जितनी सीट्स है। अब जैसे ही कल एक तरफ ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री की तरफ प्रोजेक्ट करने की बात आई, दूसरी तरफ टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ गुजरात में, राजकोट में काफ़ी बड़ा बवंडर हो गया। तो मुझे लगता है कि गुजरात में जो कास्ट इक्वेशंस जो हैं उसको सेट करने में केजरीवाल जी को शायद थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब चुनाव तो डिक्लेयर हो चुके हैं, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी के पास इतना टाइम है कि अपने कास्ट इक्वेशन सेट कर पाए। दूसरा, केजरीवाल जी ने गुजरात में पिछले 3 महीने से काफ़ी मेहनत की। सोशल मीडिया में केजरीवाल की पार्टी ने काफ़ी अपनी प्रेजेंस बताई है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए एक माहौल बनाना ही पर्याप्त नहीं होता है। आपको कास्ट कम्युनिटी के इक्वेशंस जो हैं वो सेट करने पड़ते हैं। आपको पार्टी का संगठन जो है, रैंक एंड फाइल जो है वो काफ़ी मजबूती से बनानी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कंपेयर में संगठन की जो ताकत है वो आम आदमी पार्टी की कम है और उन्होंने आज तक 118 जितने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किए हैं, लेकिन वो 118 कैंडिडेट्स जो हैं उसमें दमखम वाले बहुत लोग मुझे आज की तारीख में नज़र नहीं आता है। हालांकि आज ही गोपाल इटालिया जो उनके पार्टी के दूसरे बड़े नेता है, प्रदेश प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े दिग्गज हमारी पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं। हो सकता है कि केजरीवाल का एक कैलकुलेशन ऐसा हो कि बीजेपी और कांग्रेस में जो महानुभाव जिनको टिकट नहीं मिलती है, फॉर एग्जांपल जयनारायण व्यास जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं, अगर ऐसे व्यक्ति या उनके समकक्ष कोई बड़े बड़े व्यक्ति अगर आम आदमी पार्टी में आता है तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का स्टेचर बढ़ सकता है। इलेक्शन में हम रेगुलर बात करते रहेंगे, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो उनका संगठन है। माहौल शायद उन्होंने बना लिया है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग को भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीकिंग, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सरकारी मुलाजिमों को उन्होंने लुभाने के लिए काफ़ी कुछ बातें भी की है, लेकिन चैलेंजेस आज की तारीख में फिर भी केजरीवाल के पास काफ़ी है। उसके बाद आ जाते हैं बी फैक्टर के ऊपर। अब बी फैक्टर मतलब भारतीय जनता पार्टी। गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी है और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे जो चुनावी सफलता मिली है, जब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी लोकसभा के चुनाव में, उसमें से एक सीट जो थी वो मेहसाना में डॉक्टर ए.के. पटेल ने चुनाव जीता था और दूसरी सीट जो थी वो आंध्र प्रदेश की थी। एक ऐसा समय जब लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी ये सब दिग्गज चुनाव हार गए थे, तब गुजरात से एक, आंध्र प्रदेश से एक, मतलब 2 स्टेट ऐसे थे जहां से बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। वहां से लेके आज बीजेपी पार्लियामेंट में 303 की लेवल पे पहुंच गई है। तो डेफिनेटली गुजरात जो है उसका काफ़ी योगदान है और बीजेपी के राजनीति में जो एक पैराडाइम शिफ्ट आया वो राम मंदिर की जो शुरुआत हुई, सोमनाथ से अयोध्या की जो यात्रा निकली, जो लाल कृष्ण अडवाणी ने वो यात्रा निकाली थी और नरेंद्र भाई मोदी तब उस यात्रा के कन्वीनर थे। उसके बाद मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो बढ़ता ही गया और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सब गुजरात में होते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो टॉप 2 कदावर नेता जिनको मानते हैं हम लोग, अमित भाई शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी होम पिच है। पिछली बार ये जरूर हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा झटका लगा था गुजरात में, क्योंकि वो 99 पे उनकी पारी सिमट गई थी। तब माहौल ये था कि तब भारतीय जनता पार्टी ने आनंदीबेन पटेल को चीफ मिनिस्टर से हटाया था। पटेल एजिटेशन हुआ था, हार्दिक पटेल का अनामत आंदोलन चल रहा था, उसको लेके गुजरात में काफ़ी एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग हुई थी। उसके बाद अल्पेश ठाकुर जो थे उन्होंने भी अपना एक ओबीसी मोर्चा खोल के रखा था। जिग्नेश मेवानी वो दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेके उन्होंने भी एक ध्रुवीकरण की कोशिश की थी, और इनके पीछे कांग्रेस ने काफ़ी एक अच्छा इलेक्शनरिंग का एक माहौल खड़ा किया था। और अहमद भाई पटेल जो थे वो संगठन को देख रहे थे, और राहुल गांधी जो थे वो जनेऊधारी बन गए थे, और उन्होंने सोमनाथ जी, द्वारका जी, डाकोर जी, अंबाजी सब मंदिरों में जाके अच्छा एक माहौल खड़ा किया था। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 77 सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी 99 में सिमट गई। उस दिन के बाद आज दिन तक देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्कोर ऊपर करने के लिए काफ़ी मेहनत की है गुजरात में, क्योंकि अमित भाई और नरेंद्र मोदी को ये कतई मंजूर नहीं है कि गुजरात में वो 99 सीट पे सिमट जाए, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में उन्होंने कोई चांसेस नहीं लिया है। बीजेपी के सामने आज की तारीख में चैलेंजर कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी नहीं है। चैलेंजर या सबसे बड़ा अगर चैलेंज है तो बीजेपी की खुद की पार्टी का है, क्योंकि हुआ है ये कि कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट या एंटी इनकम्बेंसी का माहौल हो रहा है, तो उन्होंने पूरे घर के बदल डाले। यानी चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपानी से लेके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन भाई पटेल सब कैबिनेट मिनिस्टर्स को हटा दिया, और उन्होंने एक नए चेहरे लेके आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी से 32 जितने पुराने विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और इनके खुद के कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स जिनको इन्होंने हटा दिया था कैबिनेट से, वो करीब 25-26 लोग, वो सब टिकट मांग रहे हैं। और आज की तारीख में 4350 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं इन्होंने अपना नामांकन जो है वो जो पार्टी का जो एक प्रोसेस होता है उसमें उन्होंने दिया है। तो बीजेपी हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो इसको बीजेपी कैसे वो करेगी, क्योंकि जब जयनारायण व्यास ने नाराज होते हुए कल रात अपना इस्तीफा दे दिया, और प्रदेश प्रमुख CR पाटिल ने वो इस्तीफा इमीडिएटली एक्सेप्ट करते हुए 2 इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि देखिए जयनारायण भाई ने अपने अंगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है, तो मैं मानता हूं कि कारण अंगत ही होंगे, और उन्होंने इस्तीफा लेते हुए कहा कि जयनारायण भाई को पार्टी ने 2 टर्म चुनाव हार गए फिर भी उनको टिकट दी गई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जयनारायण व्यास के कंट्रीब्यूशन को सराहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि पार्टी ने जो क्राइटेरिया बनाया है कि 75 से ऊपर अगर एज हो जाती है तो किसी को टिकट नहीं मिलेगी। ये बात सही भी है कि आनंदीबेन पटेल को जब हटाया गया था तब एक रीज़न ये भी पार्टी ने दिया था कि वो 75 के करीब हो गई है, इसलिए उनको हटाया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री या विधायक या पार्टी के पदाधिकारी के रिश्तेदार को, न बेटे को, न बेटी को, न भाई को, न भतीजे को टिकट नहीं देने वाले हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से दूर रहना चाहती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि भरूच के सांसद मनसुख भाई वसावा काफ़ी ऑनेस्ट, अपराइट और ट्राइबल नेता है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगी थी, CR पाटिल ने साफ मना कर दिया कि किसी भी मंत्री को या किसी भी रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है उसने ये ठान लिया है कि एक क्राइटेरिया बनेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट 10 तारीख के बाद आने वाली है, लेकिन ये जो इश्यूज उन्होंने तय किए उनको रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुजरात में लगातार उनका दौरा जो है वो बढ़ रहा है। मैं आपको एक ही उदाहरण दे सकता हूं कि कितनी सिंसियरिटी से या सीरियसली उन्होंने गुजरात के पिछले चुनाव को परिणाम लेते हुए इस बार अपनी टैली इम्प्रूव करने का ठान लिया है कि 10 मार्च को 4 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई 10 मार्च को, और 11 मार्च को सुबह 11 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हैं। ये चीज़ ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड में ही रहती है। और पिछले 1 महीने में, अक्टूबर महीने की बात करूं तो अक्टूबर महीने में ऑलमोस्ट 9 डेज तक प्राइम मिनिस्टर यहाँ थे। अमित भाई ने अपना दिवाली वेकेशन 6 दिन जो है वो गुजरात में सेंट्रल जोन, साउथ जोन, नॉर्थ मेट्रो
और सौराष्ट्र की मुलाकात में सबको सुनने में, श्रवण भक्ति करने में लगाया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई चांस नहीं लेना चाहती इस बार अपना स्कोर इंप्रूव करने में, क्योंकि उनको पता है कि 27 साल की एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इनकम्बेंसी भी है, महंगाई का इश्यू है, बेरोजगारी का इश्यू है, और मतदान की टकावारी अगर कम होती है तो उसका नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन इसको लेते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी मेहनत और मशक्कत कर रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कांग्रेस पार्टी। अब आपको लगेगा जो गुजरात के बाहर हैं और गुजरात में भी जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनको लगता है कि गुजरात में इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। अर्बन एरियाज़ में आप देखो, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट में तो ना उनके कहीं पोस्टर बैनर बड़े दिखते हैं, ना ही वो टीवी में या रेडियो में कोई बड़ी एडवर्टीजमेंट करते हैं। इवन सोशल मीडिया में भी कांग्रेस पार्टी इतनी एक्टिव नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और जो मेरी बातचीत होती रहती है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है आज की तारीख में 127 सीट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। पिछले चुनाव में 99 सीट्स जब भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और कांग्रेस को 77 मिली थी, तब का अगर आप चुनाव का रिजल्ट एनालिसिस करिए तो आपको पता चलेगा कि मेट्रो सिटीज़ जो है गुजरात के, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, ये 4 मेट्रो सिटीज़ में से 55 सीट्स होती है। 55 में से 44 सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इसका मतलब साफ है कि सिटी में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 80% से ज़्यादा है। लेकिन रूरल और ट्राइबल एरियाज की जो 127 सीट्स थी उसमें से कांग्रेस पार्टी को 66 सीट्स मिली थी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो रूरल और ट्राइबल एरियाज में काफ़ी अच्छा है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में, नॉर्थ गुजरात में, सेंट्रल गुजरात में, सौराष्ट्र के कोस्टल बेल्ट पर खास मेहनत कर रही है। और इससे भी आगे मैं आपको बता सकता हूँ कि अर्बन एरियाज में जहाँ मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं, जैसे अहमदाबाद है तो कालूपुर है, जमालपुर है, दरियापुर है, शहर कोटड़ा है, बापूनगर, जहाँ दलित और मुस्लिम वोट्स ज़्यादा हैं उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी फोकस कर रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जो है वो ओबीसी फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, दलित फैक्टर, आदिवासी फैक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जो एक ज़माने में कांग्रेस की ट्रेडिशनल वोट रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से लेके आज तक के आप पिछले 5 चुनावों का भी एनालिसिस कर लीजिए तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कभी 38% से नीचे नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्री मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताऊं कि मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जो पहला चुनाव आया उसमें भारतीय जनता पार्टी को 127 सीट्स मिली थी। उसके बाद 2007 के चुनाव में 117, 2012 के चुनाव में 115 और 2017 के चुनाव में 99। मतलब बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे डाउन हुआ है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2002 में 51 सीट्स मिली थी, वो बढ़ के 59 हुई, 65 हुई और 77 हुई। तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक जो थी वो 52% से लेके आज की तारीख में बीजेपी 48% पे है, जबकि कांग्रेस जो थी 38% से बढ़ के 41.8 तक पहुंची है। दोनों के बीच का फासला कम है। लेकिन केजरीवाल जो है उनकी पार्टी वोट कटुआ पार्टी साबित होती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आज की तारीख में जितने भी मैं सेफोलॉजिस्ट से बात करता हूं वो सब कहते हैं कि 80% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के काट रही है। अगर ऐसा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन दोस्तों ये जो चुनाव है वो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि काफ़ी रोचक है, रसप्रद है, और मैं और आप ये चुनाव के बारे में लेटेस्ट अपडेट फोकल पॉइंट बाय अजय उमट के जरिए हम आपके साथ संवाद करते रहेंगे। अंत में एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वो बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।